नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर नदमन तिवारी है और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुलत्ता महोदय में। लखनऊ विश्वविद्यालय के एलएलबी 3 इयर्स कोर्स में, एलएलबी 5 इयर्स कोर्स में आपके सेमेस्टर एग्जाम्स को लेकर के जो विश्वविद्यालय के द्वारा विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है, आप सभी को जानकारी उसकी होगी। और जैसा हम लोग अपनी पुरानी वीडियो में बात कर रहे थे कि 26 दिसंबर से आपके एग्जाम्स होने हैं, तो कुछ लोगों के 24 से और कुछ लोगों के 26 दिसंबर से एग्जाम शुरू हो रहे हैं और आपका प्रॉपर शेड्यूल आपके पास आ गया है। दूसरी चीज़ एग्जामिनेशन फॉर्म को लेकर के है कि 7 तारीख उसकी लास्ट डेट थी, 11 तारीख तक कॉलेजों से भेजा जाना था। तो अब अमूमन होता ये है कि जो एग्जामिनेशन फॉर्म आपका है वो एक ना एक बार उसकी डेट बढ़ती जरूर है, क्योंकि कहीं ना कहीं सर्वर की वजह से या कहीं किसी जानकारी के अभाव में वो लोग भर नहीं पाते हैं। तो कुछ लोगों के साथ ये समस्या हो रही है कि जिनका एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भर गया है, तो थोड़ा धैर्य रखिए। हो सकता है आजकल में उसका एक नोटिस आ जाए कि आपकी डेट जो है बढ़ गई है। तो हम लोग बात कर रहे हैं इस समय 3 इयर्स कोर्स में, 5 इयर्स कोर्स में जो आपके पुराने पेपर हैं उनको लेकर के चर्चा कर रहे हैं, जो आपके पुराने पेपर सेमेस्टर वाइज आए हैं और इस बार क्या संभावना है किन सवालों की, उसको भी लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं लगातार। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे लखनऊ विश्वविद्यालय के एलएलबी 3 ईयर कोर्स में थर्ड सेमेस्टर का जो आपका दूसरा पेपर है। पहले पेपर जो कॉमर्शियल लॉ का है, जिसमें पार्टनरशिप एक्ट और सिलेबस गुड्स एक्ट के बारे में चर्चा है, हम लोगों ने उसको कहा है, बताया है। तो इसमें हम लोग लेबर लॉ की बात करेंगे जो आपका दूसरा पेपर है। सबसे पहले एक बार हम लोग सिलेबस देख लें। अच्छा, लेबर लॉ का जो सिलेबस है हाल में थोड़ा बदला भी है, तो उसको भी देखना जरूरी है। हो सकता है कि आपके पास, अगर आपने विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड किया होगा, तो हो सकता है आपके पास पुराना सिलेबस हो। तो एक बार उसको क्रॉस चेक करने की आवश्यकता जरूर है कि क्या जो विश्वविद्यालय में पढ़ाया जा रहा है या जो मानकों के अनुसार तय किया गया है कि आपको पढ़ना है, क्या आप वही पढ़ रहे हैं या कोई दूसरा पढ़ रहे हैं। सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो लेबर लॉ फर्स्ट का जो है, इसमें दूसरा हिस्सा है, आपके अगले सेमेस्टर मिलेगा, लॉ रिलेटिंग टू लेबर मैनेजमेंट रिलेशन इन इंडिया। पहली यूनिट में आपको जो एक्ट वाइज अगर हम लोग कह लें, तो पहली यूनिट में आपको पढ़ना होता है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, जिसमें आपको व्यापार संघों के विषय में पढ़ना होता है। बहुत बार आप सुनते होंगे कि जब कभी आप चौक चौराहों से गुजरे और जाम की स्थिति देखते हैं, तो वहां पर हो सकता है वो कहीं धरना अगर हो रहा हो, तो आप पढ़ते हैं कि अखिल भारतीय मजदूर कामगार सभा, अखिल भारतीय या राज्य स्तर की हो सकती है वो, कोई कर्मचारी परिषद किस्म की। तो ट्रेड यूनियंस का मतलब यह है कि जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो लोग व्यापार में प्रतिभाग कर रहे हैं, उनके कर्मचारियों का एक संगठन, जो कि अपने हक हुकूक के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपने कहें तो बेहतरी के लिए इकट्ठे होकर के अपनी बात अपने मालिकों तक, एम्प्लॉयर तक रखते हैं। तो ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन एक्ट है पहली यूनिट में। दूसरी यूनिट में आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पड़ता है। जाहिर सी बात है कि जहां पर इंडस्ट्री है, जहां पर ट्रेड हो रहा है, वहां पर थोड़े बहुत विवाद आपस में होते हैं, एम्प्लॉयर के बीच में होते हैं, एम्प्लॉय के बीच में होते हैं, एम्प्लॉय के बीच में हो सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है, कैसे अराइज होते हैं, उसको, उस डिस्प्यूट के रिजोल्यूशन के लिए जो ग्रीवांस रिड्रेसल की व्यवस्था है वो क्या है, इस प्रकार से चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट दूसरे में है। तीसरी यूनिट में आपको पढ़ना होता है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946। हर साल पूछा जाता है यहाँ से एक सवाल। चौथी में आपको पढ़ना होता है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का। तो कहें तो 3-4 एक्ट आपको इस पूरे सिलेबस में पढ़ने हैं। और अब हम लोग पहले बात कर लें कि पिछले वर्ष के सवालों की। एक सवाल हमेशा ये ट्रेड यूनियन को लेकर के पूछा जाता रहा है, ट्रेड यूनियन के विषय में। ट्रेड यूनियन तो अगला सवाल है, जो एक कहें तो चूंकि ये पूरा का पूरा जो पेपर है वो लेबर वेलफेयर का है, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। सोशल सिक्योरिटी थोड़ा सा आप आगे भी पढ़ते हैं। लेबर वेलफेयर का मतलब ये है कि जो श्रमिक के काम करने की जो जगह है वहां की स्थिति, श्रमिक की जो सामाजिक सुरक्षा की जो उसके मन में एक अवधारणा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो 10 से 5 नौकरी कर रहा है तो 10 से 5 के लिए ही वो वहां पर जिम्मेदार है, कह लें, या कह लें कि वो केवल 10 से 5 के बीच में जो उसके साथ कुछ चीजें घट रही हैं, केवल उसके लिए वो लाभ पाएगा। तो कैसे उसको और सुरक्षित महसूस कराया जाए, कैसे उसको उसका जो वेलफेयर के लिए चीजों को और पुख्ता किया जाए, मजबूत किया जाए, उन सभी चीजों के आसपास ये पूरा का पूरा आपका जो पेपर है, पैटर्न है, वो घूमता है। जैसे सवाल आया है कि लेबर लेजिस्लेशन इन इंडिया ग्रू विद द ग्रोथ, डिस्क्राइब द ग्रोथ ऑफ लेबर लेजिस्लेशन इन इंडिया। दूसरा सवाल था कि ट्रेड यूनियन को परिभाषित कीजिए, टर्म ट्रेड यूनियन का मतलब क्या होता है, और ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन 1926 वाले जो एक्ट में ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन के विषय में क्या व्यवस्था है, कि कैसे एक व्यापार संघ का पंजीकरण कैसे होगा, कैसे लोग उसमें हो सकते हैं, कितने लोगों की संख्या चाहिए, और क्या उस ट्रेड यूनियन का कोई नाम होना चाहिए, कोई उसका एक सर्टेन हेडक्वार्टर होना चाहिए, और कौन सा अधिकारी है जो उसको प्रमाणित करेगा कि हाँ आप सक्षम ट्रेड यूनियन हैं, आप एक वैध ट्रेड यूनियन हैं। सवाल आया था कि अगर ट्रेड यूनियन एक रजिस्टर्ड हो गया है,
अगर एक व्यापार संघ जो पंजीकृत हो गया है तो उसके पास क्या अधिकार आ जाते हैं, क्या उन्मुक्तियां आ जाती हैं, मीन्स जो राइट्स उसको मिल जाते हैं और इम्यूनिटीज मिल जाती हैं। अब जैसे कोई जगह है, कोई फैक्ट्री है जहां पर 100 लोग काम कर रहे हैं, उसमें से अगर 4 लोग चाहें कि अपनी मांग को लेकर के धरना दे दें, लॉकआउट कर लें या तालाबंदी कर दें, तो वो चीज अवैध हो जाएगी। लेकिन अगर एक प्रॉपर नोटिस दे करके ट्रेड यूनियन कहे कि भैया 14 दिन के अंदर आप हमारी मांगों को सुनो और इसका निस्तारण करो, लेकिन उन 14 दिन के अंदर अगर आप नहीं करोगे तो 15वें दिन से हम लोग धरने पर बैठेंगे, तो वो 15वें दिन से अगर वो लोग धरने पर बैठ रहे हैं तो क्या चूंकि वो काम नहीं कर रहे हैं तो उनका पैसा कट जाएगा? या अगर वो उसमें कुछ थोड़ी बहुत झड़प कह लें या थोड़ी बहुत कहें कि कुछ मौखिक गर्मा गर्मी हो जाती है तो क्या वो ऑफेंस हो जाएगा? तो जो ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड हैं उनके पास क्या इम्यूनिटीज हैं, क्या राइट्स हैं, इनको लेकर के सवाल आया था। उसके बाद जो आईडी एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, वहां से सवाल क्या आया था कि डिफाइन एंड एग्जामिन द स्कोप ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? आप बैंगलोर वाटर सप्लाई केस पढ़ लीजिए और मतलब एक 3 बिंदु पर एक टेस्ट बताया गया था कि अगर फला 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 चीज है तो इंडस्ट्री है। अब जैसे आप सुनते होंगे कि बॉलीवुड इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, तो वो ऐसे ही नहीं कहा जाता उसको इंडस्ट्री, उसको बिजनेस नहीं कहते हैं, उसको इंडस्ट्री कहते हैं। क्यों कहते हैं? उसके पीछे कुछ उसका जो एक तर्क है, या कह लीजिए कि जब आप इंडस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वहां से चीजें स्पष्ट होंगी। तो आप पढ़िए कि इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, और लीडिंग केसेस के साथ वही जैसे 3-4 केसेस आप पढ़ करके जाइए तो आप इंडस्ट्री को डिफाइन कर पाएंगे कि फला केस में कहा गया कि अगर ये चीज है तो वो इंडस्ट्री है। अब ऐसा नहीं है कि एक घर में 4 लोग मिलकर के काम कर रहे हैं तो वो इंडस्ट्री हो जाएगी, या किस परिस्थिति में हो सकती है वो भी देखना है। तो इंडस्ट्री को लेकर के, फैक्ट्री को लेकर के एक आध बार सवाल ऐसे ही पूछते हैं कि क्या लखनऊ विश्वविद्यालय इंडस्ट्री है? क्या कोई राजनीतिक पार्टी का नाम देकर के पूछा गया कि क्या जो ये पार्टी है वो एक इंडस्ट्री है? इस प्रकार से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। स्ट्राइक को लेकर के सवाल आया था कि स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, डिफाइन कीजिए। और वेरियस प्रोविजंस रिलेटिंग टू स्ट्राइक, अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कि क्या स्ट्राइक करना राइट है, क्या स्ट्राइक करना आपका मूल अधिकार है, क्या स्ट्राइक करना आपका कोई लीगल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इस प्रकार से। रिट्रेंचमेंट का मतलब क्या होता है, छटनी का मतलब क्या होता है, किस स्थिति में छटनी हो जाएगी। सवाल है कि व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 रिलेटिंग टू रिट्रेंचमेंट। उसके बाद जो मैंने कहा स्टैंडिंग ऑर्डर, स्टैंडिंग ऑर्डर को लेकर के मतलब वो एक्ट अगर आप उसका सैलेंट फीचर पढ़ करके भी जा रहे हैं तो वहां से आपको एक सवाल का जवाब लिखने में आसानी मिल जाती है। सवाल क्या है, व्हाट इज स्टैंडिंग ऑर्डर, डिस्कस द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946, मतलब वही फीचर पूछा हुआ है। उसके बाद लेबर वेलफेयर को लेकर के सवाल है कि लेबर वेलफेयर का मतलब क्या होता है, उसके उस टर्म की व्याख्या कीजिए, और जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है लेबर वेलफेयर का उसको लेकर के बताइए, चर्चा कीजिए। उसके बाद सवाल आया था कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में ब्रीफली डिस्क्राइब द वेरियस प्रोविजंस प्रोवाइडेड इन फैक्ट्रीज एक्ट 1948 फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स के वेलफेयर को लेकर के, उनके सेफ्टी को लेकर के क्या प्रोविजन किया गया है, उनके हेल्थ को लेकर के क्या प्रोविजन किया गया है। अगर कोई धात्री है, अगर कोई महिला है जो काम कर रही है, बच्चा लेकर के आती है, तो उसके लिए क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं, उस बच्चे के लिए क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं, इस प्रकार के तमाम सारी उसमें पॉइंट्स में आप लिख सकते हैं। फैक्ट्रीज एक्ट से ही एक सवाल आ रहा था कि प्रोविजन रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ फैक्ट्री इंस्पेक्टर। अब जैसे कहें कि तत्काल मौके पर किसी भी समस्या के निस्तारण के लिए अगर एक अधिकारी है तो फैक्ट्रीज एक्ट में उसकी उस जगह पर इंस्पेक्टर होता है, निरीक्षक। तो निरीक्षक को लेकर के सवाल है कि व्हाट आर द प्रोविजंस रिलेटिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ फैक्ट्री इंस्पेक्टर। फैक्ट्री इंस्पेक्टर के विषय में बताइए, उसके अपॉइंटमेंट को लेकर के, नियुक्ति को लेकर के। मेंशन द पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो ये आपके जो टोटल 10 के 10 सवाल थे वो मैंने आपको बताए। अब अगर हम बात करें आपके लिए जो जरूरी सवाल है, तो कुछ सवाल हैं जो बिल्कुल हूबहू आपको पढ़ने हैं। जैसे एक तो आपको लेबर पॉलिसी को लेकर थोड़ा सा देखना है कि लेबर पॉलिसी का मतलब क्या है भारत में, और क्यों जरूरत है लेबर की तरफ देखने की या लेबर पॉलिसी देखने की। क्यों नहीं सरकार ने तय कर दिया कि भैया 1 दिन का इतना रुपया न्यूनतम मजदूरी है, उसके बाद वो खत्म। क्यों बार बार उस चीज को कहें तो अमेंड करने की जरूरत पड़ती है, कहें तो रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है, कहें तो अल्टर करने की जरूरत पड़ती है, क्यों उस तरफ देखने की जरूरत पड़ती है। तो लेबर पॉलिसी को लेकर के पढ़ करके जाइए कि लेबर पॉलिसी का मतलब क्या है और जो उसकी आवश्यकता क्या है। जैसे इसी पर एक आधारित सवाल आया कि कमेंट ऑन लेबर पॉलिसी इन इंडिया या डिस्कस द लेबर पॉलिसी इन इंडिया। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो ट्रेड यूनियन में जब आप पढ़ते हैं तो पहले तो आप ट्रेड यूनियन का जो डेवलपमेंट, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जरूर पढ़िए कि कहाँ से ये जो व्यवस्था है, सूरत अहमदाबाद या बंबई से, कलकत्ता से, जहाँ पर बड़ी इंडस्ट्रियाँ थी, थोड़ा बहुत कानपुर से भी,
तो वहाँ का ये जो चलन कह लें, जो शुरुआत में एक चलन था, वो चलन कैसे कैसे एक आधिकारिक जगह पर पहुंचा। तो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंतर्गत आपको उसका रजिस्ट्रेशन पढ़ना है। रजिस्ट्रेशन के बाद में आप उसको ये भी देखिए कि रजिस्ट्रेशन के बाद लाभ क्या है। जैसे उसके साथ में जो एक छोटी सी चीज जोड़ करके और पूछी है, जो हम लोग नॉर्मली स्किप कर देते हैं। सवाल है कि इज द रूल कॉपी एंड फॉर्म ए और जो रूल कॉपी है, क्या वो कंपल्सरी डॉक्यूमेंट है रजिस्ट्रेशन के लिए। मतलब दो चीजें आपसे पूछी गई हैं कि स्टेट द मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। पहली चीज तो आप उसका रजिस्ट्रेशन देख लीजिए। दूसरी चीज ये है कि इज द रूल कॉपी एंड फॉर्म ए कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेड यूनियन। तो इस प्रकार से उसका जो रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन का लाभ क्या है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो मैं कहूंगा कि पार्टनरशिप फर्म की तर्ज पर ही यहां भी पढ़ लीजिएगा कि एक ट्रेड यूनियन जो है रजिस्टर्ड, उसको क्या लाभ है और जो नहीं उसको क्या लाभ नहीं मिलते। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो वहां पर एक चीज ये भी देख लीजिएगा कि ट्रेड यूनियन में अगर कोई उसमें कोई गलती हो जाती है तो उसका जो कॉग्निजेंस वगैरह लेने की शक्ति है वो किस कोर्ट के पास है, किस रैंक के कोर्ट के पास है। उसके बाद आगे बढ़े तो एक कलेक्टिव बार्गेनिंग एक टॉपिक है। कलेक्टिव बार्गेनिंग कभी कभी ए बी करके पूछ लिया जाता है, या कहें तो कलेक्टिव बार्गेनिंग एक बड़ा सवाल भी पूछा गया है कई बार। सवाल है कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय कलेक्टिव बार्गेनिंग, डिस्क्राइब इट्स नेचर एंड प्रोसेस। कलेक्टिव मतलब इकट्ठा होकर के बार्गेन करना मतलब अपनी बातचीत को अलग अलग विचारों के अलग अलग माध्यमों से उसको प्रस्तुत करना, कलेक्टिव इकट्ठा होकर के। आगे बढ़े तो इंडस्ट्री वाला एक सवाल वो जरूरी है आपके लिए। इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, ट्रिपल टेस्ट थ्योरी क्या है। और देखिए सवाल आया था कि इस गोरखपुर यूनिवर्सिटी एंड इंडस्ट्री, क्या गोरखपुर विश्वविद्यालय इंडस्ट्री है। तो ऐसा भी सवाल आपको मिल सकता है कि क्या लखनऊ विश्वविद्यालय की इंडस्ट्री है, या इंडस्ट्री होने के जो मापदंड है, पैरामीटर्स हैं, वो डिसाइडेड केसेस के साथ बताइए। और डिसाइडेड केसेस के बजाय आपको कोई एक केस जो स्पेसिफिक भी पूछा जा सकता है तो उसको आप पढ़ लीजिएगा कायदे से। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो जो स्ट्राइक को लेकर के सवाल, अच्छा स्ट्राइक, लॉकआउट, ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं और सब में आप ये देखिएगा, जरूर देखिएगा कि वो उसका जो वैध ग्राउंड है वो कब है। जैसे सवाल क्या है कि द राइट टू स्ट्राइक इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, येट दीज राइट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज रेमेडीज फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवांसेज ऑफ वर्कर्स। कर्मचारियों को अधिकार दिया गया है कि आप अपने ग्रीवांसेज को, आप अपनी किसी समस्या को, आप अपनी किसी तकलीफ परेशानी को बताने के लिए स्ट्राइक का सहारा ले सकते हैं। लेकिन वो आपका आत्यंतिक, आपका वो बिल्कुल मूल अधिकार नहीं है कि अब हम करेंगे। मतलब कुछ भी लगा, एक आदमी को समस्या हुई तो उसने कहा नहीं मैं स्ट्राइक करूंगा। तो स्ट्राइक किस स्थिति में करना वैध होगा, स्ट्राइक किस स्थिति में, जो एक स्ट्राइक किस स्थिति में वैध होगी और किस स्थिति में वो अवैध हो जाएगी, इसको आप उसका अंतर्कार्य से पढ़ करके जाइएगा। उसमें मैंने कहा रिट्रेंचमेंट, और जब आप रिट्रेंचमेंट पढ़ रहे हो तो रिट्रेंचमेंट को और ले ऑफ को, मतलब दोनों का जो अंतर है उसको पढ़ लीजिएगा। स्टैंडिंग ऑर्डर से एक सवाल आना ही आना है। स्टैंडिंग ऑर्डर से सवाल हर बार पूछा गया है, किसी बार सेलेंट फीचर को लेकर के। जैसे सवाल क्या आया हुआ था कि व्हाट इज अ स्टैंडिंग ऑर्डर, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर अंडर द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946। पिछली बार जो सवाल आया था वो स्टैंडिंग ऑर्डर का था, इंपॉर्टेंट प्रोविजन को लेकर के। लेकिन थोड़ा सा उसमें कहें तो जो फीचर है उसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं, या कह लें कि कुछ ऐसे तत्व हैं जहां से एक बड़ा सवाल बनने की उम्मीद रहती है। जैसे ये चीज जोड़ करके इसमें पूछी गई जो अभी हमने आपको बताई, प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन वाला। और अगर हम देखें तो सवाल है कि डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स एंड देयर आफ्टर अवेलेबल रेमेडीज अंडर द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946। आपको उसके सेल्फ फीचर पढ़ करके जरूर जाइएगा, वो जरूरी एक था। उसके बाद हम अगर देखें तो लेबर वेलफेयर की हम लोग अगर बात करें तो लेबर वेलफेयर के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है लेबर वेलफेयर को लेकर के, और लेबर वेलफेयर के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के साथ साथ कौन से ऐसे अधिकारी हैं, कौन से ऐसे ट्राइब्यूनल्स हैं या बोर्ड हैं या अदालतें हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो लेबर वेलफेयर को सुनिश्चित करें, जिनके ऊपर वो जिम्मेदारी है कि लेबर वेलफेयर अगर नहीं हो रहा है, अगर कहीं पर वायलेशन हो रहा है लेबर वेलफेयर का, तो वो उस पर उसको सुन सकते हैं, उस पर सक्षम है अपनी कोई बात कहने के लिए, अपनी टिप्पणी करने के लिए, पनिश करने के लिए या पेनाल्टी के लिए। जब हम लोग फैक्ट्री वाली बात कर रहे हैं फैक्ट्री एक्ट में, तो वहां पर कुछ चीजें हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है, हजार्डस प्रोसेस का मतलब क्या होता है, इन चीजों को पढ़ लीजिएगा। जैसे एक सवाल है कि एक्सप्लेन द फैक्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अंडर द फैक्ट्री एक्ट 1948। जिस समय आप फैक्ट्री एक्ट में फैक्ट्री की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वहां पर आप एक सवाल वहां पर भी बन जाता है कि कैन देयर बी एन ओपन लैंड फैक्ट्री, मतलब छत ना हो। ये मेरी बात आपको शायद अभी समझ में ना आए, लेकिन जब आप फैक्ट्री की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो पाएंगे कि वहां छत होना जरूरी है या नहीं। इसलिए सवाल है
कि कैन देयर बी एन ओपन लैंड फैक्ट्री, एक्सप्लेन विद द डिसाइडेड केस। तो फैक्ट्री एक्ट में जब आप फैक्ट्री के विषय में पढ़ रहे हो तो वहां पर जो जो उसके तत्व हैं, ABC मान लीजिए, आप उसको बांट रहे हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो उस फैक्ट्री एक्ट के जो सारे तत्व हैं उसमें एक एक दो दो केस भी देख लीजिएगा कि इस केस में कहा गया था कि ओपन लैंड पे हो सकता है कि नहीं, इस केस में कहा गया था कि छत होनी चाहिए कि नहीं, इस केस में संख्या बताई गई थी, इस केस में कहा गया था कि मशीन होनी चाहिए कि नहीं, इस केस में कहा गया था कि मैनुअल अगर काम हो रहा हो तो कितनी संख्या होनी चाहिए, इस प्रकार से। उसके बाद आगे बढ़े तो फैक्ट्री एक्ट में ही आपको देखना है कि जो वर्कर्स के वेलफेयर को लेकर के क्या व्यवस्था की गई है, वर्कर्स के हेल्थ रिलेटेड क्या प्रोविजन किए गए हैं, उन सब चीज़ों को। प्रोसेस की बात हम लोगों ने करी है जिस समय। अच्छा, छोटी छोटी चीज़ें आप जरूर पढ़िएगा। जैसे आप जब पढ़ रहे हो फैक्ट्री एक्ट, तो वहां पे आपको वर्कर का मतलब क्या होता है, फैक्ट्री तो हमने बात करी ली, ऑक्यूपायर का मतलब क्या होता है, इन सब चीज़ों को लेकर के सवाल आया है। एक आध बार जब AB करके सवाल आया है तो बच्चों की स्थिति को लेकर के पूछा गया है कि किस उम्र के बच्चे काम कर सकते हैं। ओवर टाइम को लेकर के सवाल पूछा गया है कि ओवर टाइम का मापदंड क्या होगा, और क्या ओवर टाइम जब होगा तो पैसा अधिक मिलेगा, या बस ऐसे ही ओवर टाइम कि भैया अब इस मौसम में काम ज्यादा है, करना ही करना पड़ेगा, पैसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, इस प्रकार से कर सकते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात हम लोगों ने कर ली, रजिस्ट्रेशन की बात कर ली। ID एक्ट में हम लोग जब बात कर रहे थे तो वहां पर हम लोगों ने इंडस्ट्री का स्कोप मतलब देखा है। अच्छा, इंडस्ट्री एक्ट में देखिए काम करने वालों की, देने वालों का नाम बदल जा रहा है, वर्कमैन एम्प्लॉयर। वहां पर आप ये जरूर देखिएगा कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंतर्गत जब डिस्प्यूट होता है तो डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए या उसको रेफर करने के लिए जो अथॉरिटीज हैं, कहें तो बोर्ड है, कोर्ट है, ट्राइब्यूनल है, वो क्या है, उनके पास शक्ति क्या क्या है और कैसे मसलों को सुन सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अगर जो पहले पैटर्न था छोटे छोटे। अच्छा, एक आध सवाल अगर हम लोग उस केसेस की बात कर लें तो कुछ केस है, मैं पढ़ करके आपको बता दे रहा हूँ। वर्कमैन ऑफ दिमाकुची टी स्टेट वर्सेज द मैनेजमेंट ऑफ दिमुकाची टी स्टेट 1958 का केस है। इनलैंड स्टीम नेविगेशन वर्कर्स यूनियन का केस है, इनरी 1936 का। और धारंगधारा केमिकल वर्क्स लिमिटेड वर्सेज स्टेट ऑफ सौराष्ट्र एंड अदर्स। ये जिस समय से मैंने लेबर लॉ पढ़ा है तब से मैं इसका उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ। 1957 का केस था, ये जरूरी केस है। स्टेट ऑफ बॉम्बे, इंडस्ट्री के डेफिनेशन पर ये वाला केस जरूरी है। स्टेट ऑफ बॉम्बे एंड अदर्स वर्सेज हॉस्पिटल मजदूर सभा एंड अदर्स 1960 का केस, बहुत ही जरूरी केस है। उसके बाद आगे बढ़े तो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को लेकर के, इंडस्ट्री को लेकर के ही केस है कि वेस्टर्न इंडिया ऑटोमोबाइल एसोसिएशन वर्सेज द इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल बॉम्बे एंड अदर्स 1949 का केस है। मैनेजर जेमिनी स्टूडियोज महाराष्ट्र वर्सेज द स्टेट का केस आपके लिए जरूरी है। कई सारे मामलों में जिसमें कहा गया दिल्ली विश्वविद्यालय इंडस्ट्री है कि नहीं, लखनऊ विश्वविद्यालय इंडस्ट्री है कि नहीं, तो वहां की जो अथॉरिटी है वो कहां से हम लोग डिराइव कर रहे हैं, वो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वर्सेज रामनाथ का केस है 1963 का। और एक केस आपके लिए जरूरी है, JK आयरन एंड स्टील कंपनी कानपुर वर्सेज आयरन स्टील मजदूर यूनियन 1956 का। इसके अलावा भी आप अगर कोई केस पढ़ करके आ रहे हैं तो बेहतर है, कुछ ऐसा नहीं है कि वो नहीं ठीक है, यही ठीक है, ये भी आ सकते हैं। मीन्स इनका भी आपको कहीं पर उसमें लाभ मिल सकता है। छोटी छोटी डेफिनेशन की अगर हम बात करें, कॉम्पिटेंट पर्सन है, वर्कर, फैक्ट्री ऑक्यूपायर है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, और इंडिपेंडेंट पर्सन का मतलब क्या होता है। इंडस्ट्री हम लोगों ने बात करी। ले ऑफ का मतलब, लॉकआउट, रिटेंचमेंट, स्ट्राइक का मतलब, वेजेस का मतलब क्या है। अच्छा, एक बहुत पहले सवाल था, मतलब बहुत ही पहले सवाल था, वेजेस का मतलब, रिम्यूनरेशन का मतलब, सैलरी का मतलब क्या होता है। ऑनर्स का सवाल था, 5 ईयर का सवाल था। आप में थोड़ा कम ही उम्मीद है ऐसे सवाल पूछे जाने की। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लेबर लॉ के पेपर के लिए। अगला पेपर आपका कंपनी लॉ का है, 2013 का जो एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013, उसको लेकर के मैं जल्दी उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ, और आपका जो सुझाव है उसका सदैव स्वागत है। कमेंट बॉक्स में आकर के अपने सुझाव लिखिए, शिकायत लिखिए, कुछ भी समीक्षा करनी हो तो लिखिए। धन्यवाद, जुड़े रहिए, सादर प्रणाम।